देख रही हो बहन, मैंने अपनी बेटी के लिए सोने का हार, सोने का मांग का टीका, नथ, सोने के कड़े सब बनवा लिए और ये सब कुछ सोने का है। दहेज के सामान में मैं अपनी बेटी को इतना सोना दे रही हूँ जितना हमारे पूरे मोहल्ले में किसी ने ना दिया हो। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, वैसे भी तुम्हारी एक ही बेटी है, तुमने तो अपनी बेटी को सोने से लाद दिया। हाँ बहन, मैं अब औरों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना हूँ जो शादी का दिन भी लंबा रखो और अपनी इकलौती बेटी को भी कुछ ना दो। शोभा की बातें सुनकर अर्चना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जवाब देने के लिए घर से निकलने ही लगती है कि तभी दरवाजे पर सुमित्रा उसे रोक लेती है। माँ जी, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ शोभा आंटी हमें ही सुना रही है, क्योंकि 4 महीने बाद काजल की भी शादी है और हम अपनी काजल को दहेज में कुछ नहीं दे रहे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ शोभा आंटी को। अरे वो दहेज में अपनी बेटी को सोना भर भर के दे रही है तो हम क्या करें? वो हमें क्यों हर चीज में सुनाती है? वो इसलिए बहू क्योंकि हम गरीब हैं और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो उड़ाने दे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अपनी सास के समझाने पर अर्चना शांत हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्चना अपने पति से शादी की तैयारी करने के लिए कुछ पैसे मांगती है। सुनिए जी, भले ही शादी को अभी 4 महीने बाकी हैं, पर शादी की तैयारी हम अभी से करेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा होगा। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं साड़ी, चूड़ी और मेकअप का सामान जैसी कुछ चीज खरीद सकूं। हाँ अर्चना, आज शाम को मुझे जैसे ही सैलरी मिलती है मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अब अगले दिन रवि को जैसे ही सैलरी मिलती है वो कुछ पैसे अपनी माँ बीवी को दे देता है और वो दोनों अगले दिन सुनार के पास जाते हैं। पर सोने का रेट सुनकर सुमित्रा हैरान हो जाती है, जिसके बाद पैसा कम होने की वजह से सुमित्रा अपनी बेटी के लिए सोने की सिर्फ चेन बनवाती है और ये देख अर्चना को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, बोलने को तो मैं अमीर घर की लड़की हूँ पर अपने गरीब ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर आज मेरे मायके वालों से बातचीत होती तो मैं उनसे मदद ले पाती, पर अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने ये लव मैरिज की है और आज मेरे मायके वाले मुझसे नाराज हैं। कुछ देर बाद अर्चना और सुमित्रा सोने की चेन लेकर घर आने लगती हैं और उन्हें आता देख एक बार फिर शोभा उन्हें टोक देती है। बहन, तुम्हारी बेटी की शादी के दिन सिर्फ 3 महीने रह गए। मैंने तो अपनी बेटी की शादी भी कर दी और दहेज में इतना सोना दिया कि आज उसके ससुराल वाले तारीफ कर रहे हैं। वैसे तुम क्या दे रही हो अपनी बेटी को? भले ही गरीब हो, कम से कम एक सोने का हार तो दे ही देना। शोभा की बातों का अर्चना और सुमित्रा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उदास होकर घर में जाते हैं और अर्चना कपड़े पर डिजाइन करती हुई अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है, जहां उसकी माँ ने उसके लिए सोने के गहने बनवाए थे। माँ, इन सब की क्या जरूरत है? तुम कभी सोने का हार बनवाती हो तो कभी मांग टीका, और मेरे पास तो इतने सारे सोने के चेन और कड़े हैं, फिर क्या जरूरत थी तुम्हें दोबारा से एक और अंगूठी बनवाने की? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? तेरी शादी मैं अपने से भी अमीर घर में करवाऊंगी और वहां तुझे सोने में लदे रहना ताकि तेरे ससुराल वाले भी कहें बहू को दहेज में सोना भर भर के दिया है। पर माँ, मुझे ये सोना पसंद नहीं, मैं तो अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनवाऊंगी। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अर्चना की हंसी छूट जाती है और तभी वहां काजल आती है और अपने भाभी को कपड़े पर डिजाइन करके कुछ सोचकर हंसता हुआ देख अपनी भाभी से कहती है, क्या हुआ भाभी, आप किस सोच में डूबी हैं और ऐसे क्यों हंस रही हैं? कुछ नहीं काजल, बस पुराने दिन याद आ गए। वैसे ये बताओ, मैंने इस ब्लाउज का जो डिजाइन बनाया है वो कैसा है? सोच रही हूँ तुम्हारी शादी पर यही साड़ी पहन लूं। भाभी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, आपको इतने अच्छे डिजाइन आते हैं बनाने, आप कुछ काम क्यों नहीं करती? भैया भी बता रहे थे आपका सपना था डिजाइनर बनने का, और मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरी शादी का लहंगा बनाओ। मुझे बाहर से नहीं लेना लहंगा, मैं जानती हूँ आप बड़े बड़े डिजाइनर को फेल कर दोगी। काजल की यह बात सुनकर अर्चना के भी दिमाग में काजल की बातें घर कर जाती हैं और वो अपने अलमारी में से कुछ डिजाइनर कपड़े निकालती है। तुम सही कह रही हो काजल, देखो मैंने ये कुछ ड्रेस बनाई थी, ये 1 पीस है और ये 2 पीस। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपनी ड्रेस को किसी दुकान पर बेच कर आऊं। अगर किसी को मेरा डिजाइन पसंद आ गया तो क्या पता वो मुझे काम दे, पर अगर मैं बाहर काम करूंगी तो फिर घर कैसे संभालूंगी? बहू, तू घर के काम की चिंता क्यों कर रही है? हम लोग हैं ना, तो तू बस अपना सपना पूरा कर, हम तेरे साथ हैं। अब तो मुझे अपने ससुराल वालों का भी सपोर्ट मिल गया। अब मैं अपने इस हुनर से पैसे कमाऊंगी और अपनी मेहनत के पैसे से दहेज का सामान इकट्ठा करूंगी और अपनी नंद को इतना सोना दूंगी कि शोभा आंटी तो क्या, इन पूरे मोहल्ले वालों को बता दूंगी कि एक गरीब परिवार भी अपनी बेटी को दहेज में सोना दे सकता है। अर्चना ठान लेती है कि वो पैसे जोड़कर अपनी मेहनत को दहेज में सोना देगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिन रात एक करके अर्चना एक लहंगा डिजाइन करती है और उसे अपनी नंद के साथ एक बड़ी सी दुकान में दिखाने के लिए जाती है। ये मैंने मेहंदी के लिए एक लहंगा डिजाइन किया है, अगर आपको पसंद है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए भी डिजाइनर कपड़े बहुत ही कम दामों पर बना सकती हूँ। डिजाइन तो तुम्हारा सच में बहुत अच्छा है,
मेरे पास जो डिजाइनर हैं वो एक लहंगे का 20,000 रुपए लेती हैं। अगर तुम 15,000 में मेरा काम कर दो तो मैं कुछ सोच सकता हूं। इस तरह अर्चना को एक दुकान मिल जाती है जिसके लिए वो कपड़े डिजाइन करती है। इसी तरह अब अर्चना अलग अलग शोरूम में जाती है और वहां के मालिकों से बात करती है। हम ऐसे ही डिजाइन नहीं करवाते कपड़े, हमारे कुछ क्लाइंट हैं, हम उनकी फरमाइश पर ही डिजाइन करवाते हैं। अभी मेरे 2 क्लाइंट हैं, उनकी शादी है तो तुम्हें उनकी शादी के लिए लहंगा बनाना है जैसा उन्होंने कहा है, और ये लहंगा तुम्हें 10 दिन के अंदर देना होगा, अर्जेंट में है। अगर काम अर्जेंट में चाहिए तो पैसे भी थोड़े ज्यादा लगेंगे, अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए। इस तरह धीरे धीरे अर्चना 3-4 शोरूम वालों से बातें कर लेती है और उनके लिए कपड़े डिजाइन करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो घर के कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती और सुमित्रा अपनी बेटी के साथ पूरा घर संभालती है। तो वहीं रवि भी इस काम में अपनी बीवी का पूरा साथ देता है। तुम काम में इतनी बिजी हो कि तुम्हें खाने का भी होश नहीं है। अब सिर्फ शादी को 2 महीने रह रहे हैं और तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बनवाया और ना ही शॉपिंग की है। चलो मेरे साथ अब खाना खा लो। रवि अपने हाथों से अर्चना को खाना खिलाता है और तभी उसके पास एक फोन आता है। रवि बेटा, तुम तो जानते हो कि हम दहेज के सख्त खिलाफ है, पर शादी को अब ज्यादा समय नहीं रहा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बारातियों का अच्छे से स्वागत करो। और हाँ, सोने में 5 गहने तो दे ही देना और मेरे बेटे को एक सोने का चेन भी देना, ताकि रिश्तेदार देखें और हमारा मजाक ना बनाए। हम नहीं मांग रहे हैं, पर रिश्तेदारों को तो दिखाना पड़ेगा ना। काजल की होने वाली सास से बातें करके रवि उदास हो जाता है और अर्चना को सारी बात बताता है, जिस पर अर्चना अपने पति से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, इस घर की अमीर बहू अपनी नंद की शादी में दहेज में सोना भर कर देगी। मैंने 3 लाख रुपए जोड़ लिए हैं और इस महीने अगर अच्छा काम चला तो 4 लाख और हो जाएंगे, और इन पैसों से मैं अपनी नंद के लिए इतना तो सोना बनवा ही लूंगी कि कोई हम पर हंसे ना। अर्चना की बात सुनकर रवि को बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और अर्चना अपनी सास के साथ अपनी नंद के दहेज के लिए सोने खरीदने जाती है। सेठ जी, अच्छे सोने के हार दिखाओ, मांग टीका, झुमके, नथ, पायल, पूरा ब्राइडल का सोने का सेट चाहिए, सब दिखा दीजिए। ये लो तुम्हारा दुल्हन का ये पूरा सेट बनाया हुआ है। हमने इसमें आपको सोने का हार, रानी हार, कंगन, मांग टीका, पायल, झुमके, माथा पट्टी, बिछिया, कमरबंद सब है, और ये सब मात्र आपको 4 लाख में मिल जाएगा। ठीक है, ये सब देखने में ही सही लग रहा है। आप ये सब दे दो और पैसे कार्ड से पे करूंगी, और साथ में एक अंगूठी और एक चेन भी दिखा दो दूल्हे के लिए। सेठ चेन और अंगूठी भी दिखाता है, पर पैसे बजट के ऊपर जाते हैं तो वो कुछ पैसे उधार कर देते हैं। अब वो सोने का सामान लेकर घर आती है और शादी से कुछ दिन पहले अर्चना शोभा की तरह पड़ोसियों को बुलाकर घर के बाहर अपनी नंद के दहेज का सामान दिखाती है। वो एक टेबल पर सोने का हार, कड़े, मांग टीका, नथ, माथा पट्टी, कमरबंद, पायल और बिछिया जैसे सारे गहने सजा के रखती है, दूल्हे के गहने भी। अरे बहन, ये हार, अंगूठी, ये चेन सब कुछ कितना भारी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम इतनी गरीब होकर अपनी बेटी को दहेज में इतना सारा सोना दे रही हो। अरे बहन, ये सब तो मेरी अमीर बहू की वजह से हो पा रहा है। इसी ने ठाना था कि ये अपनी नंद को सोने का दहेज देकर ही रहेगी, दूल्हे के लिए भी बनाया इसने तो। आंटी जी, कोई गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका मजाक बनाया जाए। कई बार गरीब लोग भी अपनी बेटी को अमीर लोगों से ज्यादा दहेज में सोना दे देते हैं। ये सब कुछ अपने घर के बाहर खड़ी होकर शोभा देख रही होती है और देखकर मन ही मन बहुत जलती है और अंदर जाकर अपनी बहू पर अपना गुस्सा उतारती है। देख ले उस अर्चना को, अपने अमीर माँ बाप से रिश्ता तोड़कर आई, फिर भी इतने पैसे जोड़ लिए कि अपनी नंद की शादी के लिए सोने का दहेज जमा कर लिया, और इतना सोना दे रही है कि उसने मेरी भी बोलती बंद कर दी। अगर तू भी अपने अमीर माँ बाप से थोड़े पैसे मांग लेती तो मैं अपनी बेटी को दहेज में और सोना दे पाती। शोभा सुमित्रा की बहू से इतना ज्यादा चिढ़ जाती है कि वो शादी तक उन लोगों से बात ही नहीं करती। शादी का दिन आता है, घर पूरा सजा था, गांव के मंदिर के बाहर ही मंडप लगा था और वहीं बारातियों के खाने पीने का इंतजाम था। सब लोग खाना खा रहे थे और उधर काजल अपनी भाभी के लाए हुए सोने के गहने पहनकर पति के साथ 7 फेरे ले रही थी। इतने में अर्चना के माँ बाप हाथों में गिफ्ट लिए आते हैं, जिन्हें देखकर वो बड़ी हैरान होती है। माँ पापा, आप दोनों यहाँ? हाँ बेटा, हम यहाँ। रवि ने हमें इनवाइट किया है और हमें माफ कर दे, हमने रवि को नहीं अपनाया, पर जब हमें शोरूम के मालिक ने बताया कि तू उनके लिए काम कर रही है और अपना सपना पूरा कर रही है और अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और तेरे ससुराल वाले इसमें तेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें विश्वास हो गया कि तूने अपने लिए बिल्कुल सही लड़का चुना है। तू नहीं जानती शोरूम के मालिक को, पर हम उन्हें जानते हैं, और जैसे हमें सच का पता चला हम अपनी सारी नाराजगी खत्म करके यहाँ आ गए। अब हम तेरा बुटीक खुलवाएंगे जहाँ की तू मालकिन होगी। मुझे वो सब नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। आप नहीं जानते आपको देख के मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा, ये रोना बंद करो और एंजॉय करो।
अर्चना अपने माँ बाप के साथ शादी एंजॉय करती है और शादी करके नंद को विदा करती है और अपने परिवार के साथ वक्त गुजारती है। दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे वो भी अपना काम बढ़ाती है और अब अर्चना भी अपना एक बुटीक खोलकर फेमस फैशन डिजाइनर बन जाती है। अरे बहू, तुमने ये कैसा खाना बनाया है? ये खाना खाने में ही स्वादिष्ट नहीं है। माँ जी, मैंने तो खाना फ्रेश ही बनाया है, सुबह ही तो बनाया था, अभी गर्म करके दिया है आपको। बहू, अब रात हो रही है, सुबह नहीं हो रही। ये सुबह का खाना तुम हमें रात में खिला रही हो तो खाना बासी नहीं लगेगा? सुबह ही तो बनाया था ना माँ जी, इसमें बासी कैसे हो गया? आप भी ना तरंगी बातें करती हो। आपको पता है ना मुझे ऑफिस का वर्क भी करना होता है, इसलिए मैं खाना एक ही बार फ्रिज में लगा देती हूँ बनाकर और उसके बाद आप लोगों को देती रहती हूँ। लेकिन बहू, इससे हमारे स्वास्थ्य पर असर भी तो पड़ सकता है ना। तुम पता नहीं कब हमें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाओगी। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान ही हो गई हूँ तुम्हारी इस आदत से। तभी शीतल का देवर अनुराग भी कहता है, अरे अरे भाभी, माँ सही तो बोल रही हैं, आपको तो थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग सारा दिन बाहर काम करते हैं और उसके बाद जब घर में आते हैं तो ऐसा बासी खाना मिलता है खाने के लिए। देवर जी, अगर आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, आप शादी करके इस घर में एक बहू ला सकते हो, जिसके चलते इस घर में सभी को ताजा खाना मिल जाएगा। क्योंकि भाई मुझे तो और भी काम होते हैं, इसलिए मैं खाना पहले ही लगाकर फ्रिज में रख देती हूँ। पता नहीं क्यों हम मॉडर्न बहू लेकर आ गए इस घर के अंदर। इससे अच्छा तो गांव की कोई देहाती बहू लेकर आ जाते तो ऐसी परेशानी नहीं होती। ऐसे तो हमने पहले कभी भी खाना नहीं खाया जिस तरीके से हमें अब खाना खाना पड़ रहा है, वो भी बासी। वैसे मॉडर्न बहू ने एक बात तो सही कही, मुझे अपने बेटे अनुराग की शादी कर देनी चाहिए। अब वह शादी के लायक हो गया है और फिर उसकी शादी मैं किसी गांव की लड़की से करवाऊंगी जो भले ही गांव की गवार हो लेकिन खाना ताजा बनाकर खिलाए। शकुंतला ऐसा मन में सोचने के बाद उस दिन के बाद से ही लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ दिनों में उसे गांव की एक राधिका नाम की लड़की पसंद आती है। अरे संतोषी बहन, सच कहूँ तो तुमने बहुत अच्छी लड़की ढूंढी, बहुत सुंदर है, गांव की है, संस्कारी तो होगी, बस हमें ताजा खाना बनाकर खिलाए और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर को आकर संभाल लेगी, ऐसी बहू ढूंढ कर दी है तुम्हें। तो फिर देर किस बात की है, शादी की तैयारी शुरू करो, मुझे अपनी बहू जल्द से जल्द घर पर लेकर आनी है। शकुंतला बहुत जल्दी शादी के लिए रिश्ता भी पक्का कर देती है और शादी की तारीख भी निकलवा देती है, जिसके चलते वो अपने घर में शादी की तैयारी शुरू कर देती है। बेटा, तू अपनी सारी शॉपिंग अपने हिसाब से कर लेना और सुनो बहू, तुम्हें भी जो लेना है ले लो, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। क्यों नहीं माँ जी, मैं तो आजकल जो ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं, इस गाने पर डांस करते हुए जाऊंगी। नहीं बहू, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? मोहल्ले वालों से हमें क्या मतलब माँ जी? अरे हमारे देवर की शादी है तो हमारा जो मन करेगा हम वही तो करेंगे। और फिर मॉडर्न जमाना, इतना भी क्या सोच रही हो आप? मॉडर्न बहू को समझाना तो बेकार ही है। क्यों बेकार में मैं इसके मुंह लगकर अपना भी दिमाग खराब करूं? जो इसका मन करेगा कर लेगी, जाने दो। शकुंतला ऐसा कहकर अपनी बहू को नजरअंदाज कर देती है। इसी के चलते कुछ ही दिनों में शादी का दिन भी आ जाता है और शकुंतला अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करवाकर उसे अपने घर ले आती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो। शकुंतला इस तरह वहां पर उसकी बहू राधिका घर में प्रवेश करते हुए आ जाती है। इसके बाद शकुंतला उसकी शादी के बाद की कुछ रस्में करवाती है और सबसे अहम रस्म तो रसोई की रस्म की होती है। बहू, ये हमारे घर की रसोई है और यहाँ तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म करनी है, जो सभी के लिए कुछ अच्छा सा मीठे में बनाकर लाओ। शकुंतला के इतना कहने के बाद वो रसोई में जाती है और सभी के लिए मीठे में गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद जब रसोई के अंदर से गाजर के हलवे की खुशबू आती है तो शकुंतला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कैलाश जी, देख रहे हो आप, आज तो रसोई के अंदर से गाजर के हलवे की खुशबू आ रही है। चलो, छोटी बहू के आने के बाद अब हमें कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा, वरना तो मेरी पत्नी खाने में कुछ बनाती ही नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? क्या मैं आपको कुछ भी नहीं देती हूँ खाने में बनाकर? अरे नहीं नहीं, तुमने गलत सुना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि आज नई बहू के हाथ का खाना खाने का मौका मिलेगा, वरना रोजाना तो मेरी प्यारी सी पत्नी के हाथों का खाना खाते थे हम। मयंक के ये कहने पर शीतल चुप हो जाती है। तभी राधिका रसोई के अंदर से ताजा बना हुआ गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाकर सभी को परोस कर देती है। माँ जी, ये लीजिए गाजर का हलवा। बाबूजी ये आपके लिए, जेठ जी आपके लिए और अनुराग जी आपके लिए, जेठानी जी आपके लिए। इस तरह राधिका सभी को गाजर का हलवा देती है। सभी गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। आहा, मजा ही आ गया गाजर का हलवा खाकर। सच में तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया बहू, ये लो तुम्हारा नेक। एक के बाद एक सभी लोग राधिका को शगुन का नेक देते हैं।
आप लोगों ने इतना सारा नेक दिया है छोटी देवरानी को, लेकिन जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने आप सभी के लिए पहली रसोई की रस्म में इतना कुछ बनाया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। अगर कुछ अच्छा बनाया होता तो दे देते। पहले ही अपने लैपटॉप में लगने की वजह से सारा खाना बिगाड़ दिया था। क्या बोल रही हो माँ जी? कुछ नहीं बोल रही हूँ बहू, वो वक्त अलग था और ये वक्त अलग है। इस तरह शकुंतला बात को टाल देती है और शीतल मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद शीतल घर में काम करना ही बंद कर देती है। अब ना वो रसोई संभालती है, ना ही घर का काम। घर के सारे काम और रसोई तक बेचारी राधिका को अकेले ही संभालनी पड़ती है, जिसे देखकर शकुंतला एक फैसला करती है और दोनों बहू को अपने कमरे में बुलाती है। मैं अपनी दोनों बहुओं के लिए रसोई का बंटवारा कर रही हूँ। बंटवारे का मतलब ये नहीं कि 2 जगह रसोई। बंटवारे का मतलब ये है कि सुबह के समय बड़ी बहू खाना बनाएगी और रात के समय छोटी बहू खाना बनाएगी। इसी के चलते रसोई किसी एक के हिस्से में नहीं रहेगी और दोनों बहू अपने अपने समय पर खाना बनाकर सभी को देंगी। लेकिन माँ जी मैं तो वो नहीं चलेगा बहू। दोनों को मिल बांट कर ही घर संभालना होगा, एक अकेला नहीं संभालेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। शीतल ऐसा कहकर चली तो जाती है, लेकिन अब वो सुबह उठने में परेशान हो जाती है। वो मॉडर्न जमाने की थी और उससे सुबह उठा नहीं जाता था। इसी के चलते अब उसने सुबह जल्दी न उठने के लिए एक उपाय निकाला। मुझे सुबह का खाना ही तो बनाना है और सुबह के नाश्ते को अगर मैं पहले ही रात को बनाकर रख दूंगी तो सुबह सभी को दे दूंगी और मुझे समय भी नहीं लगेगा और इसी के चलते मेरी नींद भी खराब नहीं होगी। अब शीतल रोजाना रात को सुबह का नाश्ता बनाकर रख देती है, जिसके चलते सुबह सभी को बासी नाश्ता खुद ही फ्रिज से निकालकर खाना पड़ रहा था। भाभी ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है। देखो ना, रात को ही सुबह का नाश्ता बनाकर फ्रिज में लगा दिया। अब हमें रोजाना बासी नाश्ता करना पड़ेगा क्या? तुम्हारी मॉडर्न भाभी को तो मैं भी समझा समझा कर थक गया हूँ। खैर, अब कर भी कह सकता हूँ। लव मैरिज करने में यही तो परेशानी होती है। अगर माँ की पसंद से बहू लेकर आया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। माँ जी, अगर आप लोगों को खाना बासी लग रहा है तो मैं ही बना देती हूँ आप सभी के लिए नाश्ता। नहीं बहू, अब तो ये खाना ही होगा, क्योंकि अब कर भी क्या सकते हैं, इसे फेंक तो नहीं सकते, नहीं तो अन्य का अपमान हो जाएगा। इस तरह सभी को सुबह बासी नाश्ता करना पड़ता है। रोजाना शीतल रात को ही बनाकर फ्रिज में लगा देती है। कभी सैंडविच तो कभी कुछ और। कभी उसे बनाने का मन नहीं करता तो वो बाहर से ही सुबह सुबह नाश्ता ऑर्डर कर देती है, जो पहले से ही बासी होता है। इसी के चलते सभी को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते सब बिस्तर पर पड़ जाते हैं, सिवाय राधिका के, क्योंकि सुबह वो अपना नाश्ता खुद बनाया करती थी। यह सब लापरवाही का नतीजा है। शायद इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, बाहर का खाना खाने की वजह से या फिर बासी खाना खाने की वजह से ऐसा हुआ है। आप लोगों को इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा भाई। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, इन्हें आप लेकर आ जाइएगा। डॉक्टर इतना कहकर चला जाता है, जिसके बाद राधिका अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। आज मुझे आपको ये समझाने की जरूरत है कि हमें अपने परिवार को भी देखना होता है। आपके सिर्फ एक आलस की वजह से आज पूरे परिवार की तबीयत खराब हो गई है, पर आपने थोड़ा सा आलस ना करके सुबह समय पर सभी के लिए नाश्ता ताजा बनाया होता तो शायद ये सब ना होता। देवरानी जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब से मैं सुबह शाम ताजा ही नाश्ता और खाना तैयार करके सबको खिलाया करूंगी, कभी भी आलस नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से शीतल अपने परिवार वालों की अच्छे से देखरेख करती है। वो उनको ताज़ा ताज़ा खाना बनाकर खिलाती है, जिसके चलते सभी बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं और अब वो पहले से सुधर जाती है। इसी के चलते दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।